हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का सीटेट का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए सीटेट मैथ का आपको टॉनिक लेकर आता हूँ पेपर 1 के लिए, और ये आपका पार्ट 10 है। और उसी तरह से मैथ का पेपर 2 के लिए मैं आपको लेकर के आता हूँ बुलेट, और उसका भी आपको 9 पार्ट हो चुका है। इन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से उन सभी वीडियो का आप चाहे तो देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। अब ये देखिए, आपका प्रश्न है, कह रहा है कि ये आपको दिया हुआ है 5 के स्थानीय मान और वहां पर 7 का अंकित मान का अंतर यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए संख्या है आपको 29,503 है, और वहां पर आपको संख्या दिया हुआ है वो है 32,071। ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि इस संख्या में 5 का स्थानीय मान, जो ये 5 है इसका स्थानीय मान था। 5 का स्थानीय मान आप निकालना जानते हैं कि जो संख्या है वो ज्यों कहते हैं वही संख्या होती है। और यहाँ पर स्थान देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा के स्थान पे है, अर्थात क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 500 हो गया, ये इसका स्थानीय मान। अर्थात जो अंक होता है वो अंक, और जिसे जितने स्थान पर 100 के स्थान पर है तो 100 से गुणा, 1000 के स्थान पर 1000 से गुणा, 10 के स्थान पर है 10 से गुणा, 1 के स्थान पर है 1 से गुणा, आपको इकाई के स्थान पर है तो 1 से गुणा हम लोग करते हैं। उसी तरह से यदि अंकित मान के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर कह रहा है कि 7 का अंकित मान, तो जो जिस अंक का होता है वही उसका अंकित मान होता है। अर्थात 7 का अंकीय मान क्या हुआ 7 हुआ। यहाँ यदि 3 का कहे कि 3 का अंकीय मान या फिर अंकित मान तो 3 ही होगा। जो संख्या होती है वही उसका अंकित मान कहलाता है। और इन्हीं का आपको अंतर निकालना है कि इनका आपका अंतर क्या होगा, बस यही आपको काम करना है। तो 500 में से 7 को घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 493 आ जाएगा। और यही ऑप्शन देख लिए 493 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आशा है कि ये आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। जब भी आपको स्थानीय मान आपको कहे निकालने के लिए, तो जिस स्थान पर जैसे कि इस संख्या है ये 2 का आपका स्थानीय मान निकालना है तो 2 तो होगा ही। यह किस स्थान पर है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, और यहाँ पर आपको 10,000 के स्थान पर है तो इसमें कितने जीरो बचेंगे, इसके बाद जितनी संख्याएं होंगी उतना आपको जीरो रख देना। ठीक है। आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि आपको संख्या दिया हुआ है और बराबर है कि इसके 28 इकाई के और प्लस 28,000 के और प्लस डॉट 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 है दहाई के। तो वहां पर जो डॉट डॉट के स्थान पर है उस रिक्त स्थान में क्या आएगा, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो संख्या दी हुई है वो दिया हुआ है 30,028 है। ठीक है। 28 इकाई का अर्थ क्या हुआ 1। ठीक है। प्लस हो गया 28, यहाँ 1000 है, 1000 का अर्थ क्या हुआ 1000। ठीक है। और वहां पर आपको खाली स्थान की जगह आपको निकालना है तो वो क्या आपको हो जाएगा x, और दहाई का अर्थ क्या होता है 10। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब इसी कैलकुलेट करके आपको x का मान निकाल देना है, और जो खाली स्थान की जगह क्या है यहाँ पर हमने x रखा है तो ये खाली स्थान की जगह x है, x का मान निकाल दीजिएगा और जो आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये 28 हो जाएगा और ये आपको हो जाएगा 2800, इधर आएगा तो घट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है आपको 30,028 में से ये घट जाएगा, तो पहले तो ये जुटेगा तो ये 2828 हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए ये 2800 आपका 28 हो गया, यहाँ पर ये आपका इतना हो गया, और इसको जोड़िएगा तो इतना हो जाएगा, अब इधर आएगा तो घट गया। ठीक है। और बराबर हो गया ये कितना 10x हो गया। ठीक। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी में से इसको आपको घटाना है, इस 28,000 को 28 को इसमें से घटा देना है। तो ध्यान दीजिए ये 8 से 8 चला जाएगा, 0 हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य जाएगा, 0 हो जाएगा। अब 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, इज इक्वल टू 10x हो गया। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल हो गया, इसलिए x क्या है खाली स्थान है, और उसके बराबर क्या आ गया आपका 200 आ गया। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि इतनी संख्या को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल, और यहाँ पर कह रहा है कि इतनी संख्या को 109 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल से भाग दिया जाता है, तब यहाँ पर भागफल क्या है। शेषफल में शेषफल से भाग दिया जाता है तो भागफल यहाँ पर पूछ रहा है। तो यहाँ आप भाग देकर के देख सकते हैं कि जो 80808 है उसमें आपको भाग देना है 108 से। ठीक है। तो इसमें भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, ध्यान से देखिए, यदि हम 8 बार में करते हैं ना तो 8 अधिक हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 7 बार में, 7 बार में जाएगा। 8 7
56 हो गया और यहाँ पर 756 हो गया। इसे घटाइएगा तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा और 10 में से 5 जाएगा, क्या आएगा? 5 आएगा। 52 हो गया, ऊपर से पुनः आएगा 0। अब यह कितनी बार में जाएगा? यदि हम 5 बार में लेकर जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो ये कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। तो 8 चौके 32 हो गया और यहाँ पर 4 से गुणा कीजिएगा तो 432 हो गया। घटाइएगा तो यहाँ 8 हो जाएगा और ये हो गया 11, 11 में से 3 जाएगा आपका 8 हो जाएगा। पुनः ऊपर से आएगा 8। अब यह कितनी बार में जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 888 है तो ये आपको 8 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 8 बार में जाएगा तो 8 में कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा और ये 864 हो गया। तो यहाँ पर कितना आगे ध्यान दीजिए, तो ये आपका हो गया कितना? 4 हो गया और ये आपका 2 हो गया, ये हो गया 24। उसी तरह से आप इसमें भाग दीजिएगा 90909 में आपको भाग देना है 109 से 109 से। उसी तरह से भाग दीजिएगा तो ये 9 बार में नहीं जाएगा बल्कि 8 बार में जाएगा। तो 8 बार में जाएगा तो ये 9 8 72 और ये 8 हो गया। यहाँ से घटाइएगा ये 7 हो जाएगा, ये 10 में से 7 जाएगा आपका 3 हो जाएगा, पुनः ये 0 आएगा। अब कितनी बार में जाएगा? 3 बार में चला जाएगा। यह 3 बार में 9 3 27 3 हो गया। अब यहाँ से घटाइएगा तो ये 3 हो गया और ये आपका हो गया 6 में से 2 जाएगा आपका 4 आएगा, 43 पुनः आएगा ऊपर से 9। अब यह कितनी बार में जाएगा? ये आपका 9 चौके 36 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, ये 4 बार में आपका चला जाएगा। तो यहाँ कितना आया? 3। लेकिन प्रश्न आपको कह रहा है कि तब भागफल है किसका? शेष से शेष में, जो इसका जो शेषफल बचा हुआ है आपका, इतना शेष बचा हुआ है और इसका जो शेष बचा हुआ है, इनका भाग करेंगे तो भागफल क्या आएगा? वही यहाँ पर आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो 24 में क्या करेंगे हम लोग? 3 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा। यही इसका भागफल है। तो भागफल ऑप्शन नंबर 1 8 है, वही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये संख्या है, ये 603 है, ये 28 है, 63 है, 4 है और यहाँ पर खाली स्थान है। तो खाली स्थान को मान लीजिए कि x है, वो उसी रिक्त स्थान में क्या आएगा आपको पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन तीनों का योग क्या है? 9 है और ये दो संख्याओं का योग भी 9 है, अर्थात ये संख्या 9 से कटेगी, ये भी संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से इसे कैंसिल कर लीजिए, तो 9 7 63। उसी तरह से 9 से इसे कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 9 3 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, अर्थात 6 बार में यहाँ पर आपको गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा क्या? आपका 6 बचेगा और 63 है तो 9 7 63, अर्थात 67 बार में आपको 9 से कट जाएगा। अब उसी तरह से यहाँ देखिए, ये आपका 7 4 28 कट जाएगा 4 बार में और ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया? 67 आ गया। ठीक है, रिक्त स्थान पे जाओगे क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 200 और 400 के बीच 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज, यहाँ पर सार्वगुणज कह रहा है सबसे छोटा। ठीक है ना, यहाँ पर आपको सार्वगुणज कह रहा है, कॉमन मल्टीपल यहाँ पर आपको कह रहा है, आपको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यहाँ पर कह रहा है। और यहाँ पर आगे कह रहा है कि 15 24 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड यहाँ पर कह रहा है HCF के बारे में कह रहा है। यहाँ पर किसका कह रहा है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 30 है, 45 है और 60 है। इसका जो है एलसीएम के बारे में यहाँ पर कह रहा है, लोएस्ट कॉमन आपको मल्टीपल के बारे में कह रहा है, सार्वगुणज के बारे में कह रहा है और जो इनका है वो HCF के बारे में कह रहा है। तो इनका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है, सबसे आसान तरीका। पहले करना क्या है, इनको 2 पार्ट में आपको तोड़ लेना है। ठीक है, 2 पार्ट में तोड़ लेना है। तो ये क्या हो जाएगा आपको? 15 4 के 60 हो जाएगा, ये 15 3 45 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 15 दूना के 30 हो जाएगा। इतनी बात तो आपको पता चल रही है। अब इसमें क्या करते हैं, जो सब में है कॉमन उसको लेते हैं। तो 15 सब में है तो 15 सब से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, हम लोग उस संख्या को बनाएंगे जो इनसे भी हम लोग भाग दें तो वो पूरा का पूरा कट जाए, इससे भी भाग दें तो पूरा पूरा कट जाए, इससे पूरा पूरा कट जाए। ठीक है ना, एलसीएम वो संख्या होती है। यहाँ 15 ले लिया, 15 सब में है 15 ले लिया। ध्यान दीजिए यहाँ पर इस 15 के अलावा आपको ये जो 4 है वो भी आपको शामिल करना होगा। आमतौर पर जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग पूरा का पूरा ले लेते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें हम लोग
देखेंगे, इसको छोड़ करके इसमें, अब इसमें 15 है कि नहीं है, तो इसमें भी 15 है, नहीं लेंगे। यहाँ पर 3 है कि नहीं है इसके अलावा, इस 15 के अलावा, क्योंकि 15 तो सब में है ना, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, उसके एक्स्ट्रा 3 है, तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर लेना पड़ेगा, तो 3 को भी हमने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर जो 4 है एक्स्ट्रा, ये क्या है आपको 4 है, तो 4 है, तो यहाँ पर आपका 2 है, 2 इसमें है कि नहीं, 4 में है, तो हम लोग 2 को नहीं लेंगे। 15 को सब में है 15, तो 15 हम लेंगे। इसका जो यदि हम एलसीएम लें, एलसीएम में 15 तो निश्चित है कि हम लोग लेंगे ही, ठीक है। अब 15 के अलावा हम लोग क्या लेंगे, इसका जो 3 है, जहां पर इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ, ठीक है, जहां पर जो है इसको मैं बैक कर दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, इसका एलसीएम के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 15 है, तो 15 तो हमने ले ही लिया, ठीक है। उसके बाद इस 4 को भी हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब 3 को ध्यान दीजिए, यहाँ पर 15 है, यहाँ 15, यहाँ 15, तो उस 15 के लिए हमने यहाँ पर 15 लिया है, यहाँ पर 4 लिया है, ठीक है ना। यहाँ पर 4 क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या उसका सब कुछ ले ही लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, उसके अलावा आप देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, तो यहाँ पर 3, इस 15 के अलावा 3 है ना, एक एक्स्ट्रा, इस 3 को भी ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 को हम ले या नहीं ले, इस पर अब विचार करना है। इस 2 को हम लोग छोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो हम यहाँ पर 4 लिए हैं ना, उसमें 2 भी तो है, इसलिए उस 2 को छोड़ेंगे, और जो आएगा वही उसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौके 60 और 36 18, अर्थात इसका जो एलसीएम हुआ वो 180 हो गया। उसी तरह से यदि हम एचसीएफ निकालें, ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि 15 है, 24 है और यहाँ पर 45 है, इनका एचसीएफ के बारे में बात कर रहा है। एचसीएफ, इनका एचसीएफ लेंगे तो 5 3 15 हो गया, ये 8 तरीके 24 हो गया, और ये आपका हो गया 9 5 45 हो गया, 9 5 45 हो गया। अब ध्यान दीजिए, जो आपका यहाँ पर एचसीएफ होता है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है, जो दी हुई संख्या क्या करती है, काट देती है, और जो एलसीएम होता है वह छोटी सी छोटी संख्या होता है, जो दी हुई संख्या से कट जाता है। तो 180 इन सभी संख्याओं से कट जाएगा, वो एलसीएम कहलाएगा, और जो यहाँ पर एचसीएफ आएगा इन संख्याओं को काटेगा। ध्यान दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, इससे वो काटेगा, 180 काटेगा, लेकिन यहाँ पर जो 5 है ना, 5 इन संख्याओं, यहाँ पर जो भी संख्या आएगी वो इन संख्याओं को 15 24 और 45 को काटेगी। तो यहाँ पर देखिए एचसीएफ क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, जो सब में कॉमन हो वही एचसीएफ होता है। तो इन सब में क्या कॉमन है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक 3 है, यहाँ पर भी 3 है, और इस 9 में भी 3 है, तो इसका कॉमन क्या हुआ, 3 हो गया। उसके अलावा कोई संख्या है कॉमन, यहाँ पर 5 है तो इसमें 5 है ही नहीं है, इसमें आपको 2, इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 2 है ही नहीं, तो सब में कॉमन क्या है, 3 है, वही उसका एचसीएफ हुआ। आशा है कि आपको एचसीएफ और एलसीएम अच्छी तरह से पता चल गया होगा। अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में 30 45 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। अब यदि हम बात करें इस 180 पर कि 180 क्या इसका सार्वगुणज हो सकता है, जबकि कह रहा है कि 200 और 400 के बीच में, क्या ये 200 और 400 के बीच में 180 है, नहीं है, यह 180 200 से पहले ही आ जा रहा है, लेकिन चाहिए 200 और 400 के बीच में, तो सार्वगुणज क्या होगा, सार्वगुणज उसका मल्टीपल चलेगा। ये क्या है, 180 1 का गुना है, तो उसके आगे वाला आवश्यकता पड़ेगा, तो 180 गुना 2 भी क्या होगा, इसका सार्वगुणज ही होगा, ठीक है। उसी तरह से हम 180 गुना 3 की बात करें तो वो भी उसका आपको सार्वगुणज होगा, लेकिन 180 गुना 3 यदि हम लोग लेते हैं तो वो 400 के बाहर चला जाएगा। हमको लेना क्या है, हमको लेना है 200 और 400 के बीच में। यदि हम लोग 180 गुना 1 लेते हैं तो 200 और 400 के बीच में नहीं आता है, तो पहले ही आ जाता है, तो हमें लेना क्या पड़ेगा, 180 गुना 2 लेना पड़ेगा, जो कि 200 और 400 के बीच में पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सार्वगुणज ये हो जाएगा आपका 360 हो जाएगा इसका सार्वगुणज। आशा है कि इतनी बात आपको पता चल गई। अब देखिए आगे कह रहा है यहाँ पर इनका भाग करना है, जो उसका सार्वगुणज है ना उसका भाग करना है आपको इसके एचसीएफ से, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है 360 हो गया, जो उसका एलसीएम है, एलसीएम का भाग करना है एचसीएफ से, बस यही क्वेश्चन है, बस इतना आपको समझाने में टाइम लगा। इसके एचसीएफ से, एचसीएफ कितना है, 3 है, आपको 12 24 12 3 आपको क्या हो जाएगा 36, अर्थात क्या हुआ 120 हो गया। 120 कौन सा ऑप्शन है उसी को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये सभी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में।
अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है। जो 100 के आधे से छोटी जो संख्या है ना, ध्यान दीजिए, वो 100 के आधे से क्या है, छोटी है। ये जो संख्या है वो 100 के आधे से छोटी है। उस संख्या हमने मान लिया है कि वो संख्या x है। ठीक है, आगे कह रहा है और 4 दहाई तथा 5 इकाई के बीच में है। यहाँ 4 दहाई का अर्थ क्या हुआ, 40, 4 दहा में 40, और 5 दहाई का अर्थ क्या हुआ, 50, और इन्हीं के बीच में है, अर्थात इससे बड़ी वो संख्या है, और 50 से क्या है, आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे छोटी है। जो x है 40 से बड़ी है और 50 से छोटी है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। इकाई का अंक कम है दहाई के अंक से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि हम यहाँ इकाई का अंक मान लें कि इकाई का अंक आपका क्या हो जाए, यदि इकाई का अंक मान लीजिए कि आपको p हो जाए, तो यहाँ दहाई के अंक के बारे में बात किया जाए कि दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर इकाई का अंक यदि p हो जाए, इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है। जो इकाई वाला है ना 1 कम है, अर्थात दहाई वाला क्या हो जाएगा, p+1 हो जाएगा। 1 अधिक है तो p+1 हम लोग ले सकते हैं। आगे देखिए कह रहा है प्रश्न में, यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, जो ये इकाई और दहाई के अंक है ना, इनका योग क्या है, आपको 7 है। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि इनका जो है p+1 जो होगा वो आप इनके अंकों का योग क्या है, आपको 7 है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2p, और 2p बराबर 1 उधर जाएगा तो 7 में से घट जाएगा 6 हो जाएगा। और यदि यहाँ पर p की बात करें तो p का कितना मान आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यदि इकाई की अंक की बात करें तो आपको 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है तो अंकों का गुणनफल क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि ये आपका इकाई का अंक है, ठीक है, यहाँ पे यदि 3 इकाई का अंक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जो दहाई का अंक क्या है, आपको 1 अधिक है, दहाई का 1 अंक अधिक है, तो यहाँ पर दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी आसानी से। अब यहाँ पर कह रहा है कि अंकों का गुणनफल क्या होगा, इन्हीं 4 और 3 के अंकों का गुणनफल कह रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 यानी 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ध्यान से सुन लीजिएगा, पुनः अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न कह रहा है किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं। जो कुल विद्यार्थी है ना, कुल जो विद्यार्थी हैं वो आपका कह रहा है कि 360 है। आगे देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं। यदि लड़कियों के बारे में बात किया जाए कि लड़कियों कितनी है, इसमें लड़कियां कितनी हैं, तो वो 2/3 है, अर्थात 360 का 2/3 है। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात आपको ध्यान देनी है। ये क्या हो जाएगा 12, और इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 240 हो जाएगा, अर्थात 240 लड़कियां हैं। आगे कह रहा है कि शेष लड़के हैं। यहाँ पर जो है शेष लड़के हैं, तो लड़कों की यदि बात किया जाए कि लड़का कितना है, लड़का कितना है, तो 240 लड़कियां हैं, कुल 360 है, तो कितना हो जाएगा लड़का, 360 में से घटा दीजिएगा, 360 में से 240 घटा दीजिएगा, क्या आएगा 120 क्या हो जाएंगे, आपको लड़के हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं। जो लड़कों की संख्या है 120, उतना उसके 3/4 क्या है, खिलाड़ी। यदि खिलाड़ी की बात किया जाए कि खिलाड़ी कितने हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर खिलाड़ी कितने हैं, तो इसके 3/4 खिलाड़ी हैं, अर्थात जो लड़का 120 है ना, उसी का 3/4 आपको यहाँ पर खिलाड़ी है। 3/4 क्या है, खिलाड़ी है। तो यहाँ पर यदि खिलाड़ियों की संख्या के बारे में बात किया जाए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएंगे खिलाड़ी। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब देखिए आगे कह रहा है कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि जो खिलाड़ी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो खिलाड़ी है वो 90 है, और यहाँ पर लड़कों की बात करें कि जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या यहाँ पर याद करें तो टोटल लड़के 120 है और खिलाड़ी क्या है 90 है। तो जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी नहीं है, जो खिलाड़ी आपको यहाँ पर नहीं है, खिलाड़ी नहीं है, उनके बारे में यहाँ बात किया जाए तो जो टोटल लड़के हैं 120, उनमें से हम लोग 90 खिलाड़ियों को निकाल दें तो बिना खिलाड़ी वाले बच्चे पता चल जाएंगे, और कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन कौन सा है 30, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि हरीश ने एक स्कूटर आपको इतने रुपए में खरीदा, उसने 8076 का नगद भुगतान किया। ध्यान दीजिए यहाँ पर कह रहा है कि वो 49,000
563 रुपए में स्कूटर खरीदा और 80,000 का आपको 8,000 का भुगतान किया। 8,076 रुपए का आपको वहां पर भुगतान किया। ठीक है, और आगे कह रहा है कि शेष रकम 37 बराबर किस्तों में दिया। तो इसको आप घटा दीजिए तो शेष रकम निकल जाएगा। तो 13 में से 6 जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 में से 7 जाएगा, 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4। तो ये कितना आई आपको राशि, शेष राशि हुई। ये क्या हुई आपको शेष राशि हो गई। ठीक है, और इस शेष राशि को वो 37 बराबर किस्तों पर देने पर राजी हुआ। प्रत्येक किस्त की राशि यहाँ पर पूछ रहा है तो बस इसी में आप 37 से भाग दीजिए। ये 41, 47, 7 में आप 37 से भाग दे दीजिए, जो आएगा वही उसकी किस्त की राशि हो जाएगी। और यहाँ पे यदि भाग दीजिएगा तो 37 एक बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, पुनः एक बार में आएगा। डबल एक कौन है, ऑप्शन नंबर 4 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को आपको समय 13:15 1:15 पर चली और शनिवार को बंगलुरु यहाँ पर जो है शुक्र को चली। ये जो है शुक्र को चली और वो पहुंची शनि को कितना बजे आपको पहुंची, वो 7 बजे, 7:30 को वहां पर पहुंची। तो यात्रा में लगा समय यहाँ पर आपको निकालना है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शुक्र को चली शनि को पहुंची, तो टोटल यात्रा कितना का होना चाहिए आपको, 24 घंटे के इर्द गिर्द होना चाहिए। ठीक है, अब 24 घंटे के इर्द गिर्द अब कितना होगा उसी को आपको निकालना है। यहाँ शुक्र को चली कितने, 1:45। तो शुक्र पूरा समाप्त कब होगा, जब 24 बजेगा तब होगा शुक्र पूरा समाप्त। तो यहाँ देखिए ये 1:15 तक से चली और 24 जब होगा तब वो पूरा समाप्त होगा। तो शुक्र को कितना चली उसको निकाल लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको 24 घंटे में से यदि हम इसको निकाल देते हैं तो आपको शुक्र में कितना चली वो आपको पता चल जाएगा। यदि हम निकालते हैं यहाँ पर तो ध्यान दीजिए, इधर जाएगा तो 60 मिनट में जाएगा, 60 मिनट में 15 मिनट घट जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 45 मिनट और ये हो जाएगा 23 और 23 में से 13 घटेगा तो कितना हो जाएगा 10 घंटे 45 मिनट। तो वो शुक्र में ही चली। ठीक है, अब शनि में वो चली 7:30 बजे तक। शनि में कितना चली 7:30 बजे तक, तो ये कितना हो गया 7.5 घंटा। अब इस 7.5 घंटे को इसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर तो उसको घटाना पड़ा था इसमें से निकालने के लिए, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। ये जो है ना, ये यहाँ से 13:15 चली तो 24 घंटा तो चलेगी गाड़ी ना 24 बजे तक। तो 24 बजे तक चलेगी तो 10 घंटे 45 मिनट चली। अब इसमें हम 7 घंटे 30 मिनट, क्योंकि 7:30 तक वो गाड़ी क्या हुई है वहां तक चली है, तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको जोड़ना पड़ेगा। इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको 75 मिनट हो गया। ठीक है, और ये हो गया आपका 17 घंटे। अब 75 मिनट क्या है, 75 मिनट में 60 मिनट से तो 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा चलाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 18 घंटे। और यहाँ पर आपको बचेंगे कितने 15 मिनट। तो 18 घंटे 15 मिनट कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या बराबर है। ध्यान दीजिए यहाँ पर, यदि 15 दिनों में मिनटों की संख्या के बारे में बात करें तो 15 दिन में आपको घंटे कितने होते हैं, 24 घंटे में 15 दिन में यदि 24 घंटे से गुणा कर दिया जाए तो जितना घंटा निकलेगा 15 दिन में वो हो जाएगा। और यहाँ पर कह रहा है कि मिनट, तो मिनट के लिए 60 से क्या करना पड़ेगा आपको गुणा कराना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है, जो इसको हम लोग गुणा करेंगे यदि हम, तब 15 छाकर 90, यहाँ पर क्या हो जाएगा 90, तो डबल 0 हो गया। और 9 से 24 से गुणा करिएगा तो 9 चौके 36, 9 दूना के 18, 3 21, अर्थात इतने आपको हो रहे हैं 21। यहाँ पर ध्यान से फिर से देखिए, डबल 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा अगर 15 छाके 90, 9 से गुणा करेंगे 9 चौके 36, 50, 3, 9 दूना के 18, 3 21। ठीक है, इतने आपको हो रहे हैं यहाँ पर आपको मिनट। ठीक है, तो 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या बराबर होगी। 6 घंटा के सेकेंड जितना होंगे उतने, 8 घंटे के, 4 घंटे के, 5 घंटे के, यही आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि 1 घंटा में कितने सेकेंड होते हैं उसको आप निकालिए। 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, 1 आवर में 60 सेकेंड, 60 आपको मिनट होते हैं और यहाँ पर 60 क्या हो जाएंगे आपको सेकेंड हो जाएंगे। तो टोटल कितने सेकेंड हुए यहाँ पे 3600
सेकेंड हो गए। 1 घंटे में 3600 सेकेंड यहाँ पर हो रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 1 घंटे में कितने हो रहे हैं? 3600 सेकेंड हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि 3600 में किससे गुणा करें कि 2160 हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि 3600 में किससे हम लोग किस चीज से गुणा करें कि आपको 2160 के बराबर हो जाएगा। 21,000 आपको 600 के बराबर हो जाएगा। 3600 में किस चीज से गुणा करें कि वो 21,600 हो जाए, उसी को आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप x का वैल्यू आसानी से चाहे तो निकाल सकते हैं। ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये है आपका 216 और 216 में आपको 36 से यहाँ पर भाग देना है। 36 से यहाँ पर आप भाग दीजिएगा तो ये आपको 6 बार में चला जाएगा टोटली। ठीक है, यहाँ पे ये 6 बार में चला जाएगा, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा? 6 आवर हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर यदि हम 3600 में 6 आवर से गुणा करा दे तो 2160 के बराबर हो जाएगा। तो वो क्या है? 6 घंटे के जितने सेकेंड होंगे, 6 घंटे में जितने सेकेंड होंगे उतने आपको यहाँ पर आपको मिनट होंगे, 2160 मिनट होंगे। इसका कहने का अर्थ यही है। तो आशा है कि ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न कह रहा है कि संतरे के 15 लीटर 286 मिलीलीटर जूस। ध्यान दीजिए, यहाँ पर संतरा का जो जूस है, यहाँ पर जो संतरे का जूस है, संतरा का जो जूस है वो कह रहा है कि वो 15 लीटर है और 286 मिलीलीटर है। ठीक है, ml है। और आगे कह रहा है कि 19 लीटर 714 ग्राम आपका गाजर का आपको है। यहाँ पर है 19 लीटर और 714 ml है गाजर का। आगे कह रहा है कि इस मिश्रण में 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जाता है। ध्यान दीजिए, जो इतना इसका हम लोग कर लेंगे, जोड़ लेंगे, जितना आएगा उसका यहाँ पर 12 लीटर 750 मिलीलीटर जो जूस है ना वो प्रयोग में लाया जा रहा है। इनको जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 के लिए 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये सब 0 0 ml हो गए। तो यहाँ बचा क्या? 1 और 1 इसमें आकर के जुड़ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 लीटर हो जाएगा। 35 लीटर 0 ml हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर 12 लीटर 750 मिलीलीटर जूस प्रयोग में लाया जा रहा है, अर्थात इनमें से घटा लेना है। कितना? 12 लीटर 750 ml जो है इसको आपको यहाँ पर घटा लेना है। अब घटाइएगा तो यहाँ पर 1 जाएगा, जब ये 1 जाएगा तब इसमें से घटेगा तो आपको 1000 ml में से 750 ml घटेगा तो कितना बचेगा? 250 ml यहाँ पर आपका बच जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका 34, अब 34 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा? आपको 22 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 22 लीटर 250 ml हो गए। 22 लीटर 250 आपको ml यहाँ पर आपके बचे। अब यहाँ पर कह रहा है और शेष को बोतलों में भरा जाता है। अब बचा कितना? यही शेष बचा ना। इस शेष को क्या कर रहा है कि बोतल में भरा जा रहा है, जहां प्रत्येक बोतल में जूस 250 मिली जूस आपको आ रहा है। तो बोतलों की संख्या यहाँ पर बतानी है कि आपको बोतलों की संख्या कितनी होगी। बस कह रहा है कि 22 लीटर 250 ml में कितनी बोतलें भरी जाएंगी वो आपको यहाँ पर पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि 1000 जो ml होते हैं उनमें कितने होते हैं? 4 250 ml होते हैं। ठीक है, 4 250 ml होते हैं और एक बोतल है आपका 250 ml का। तो यदि हम 1000 ml की बात करें, अर्थात 1 लीटर की बात करें, तो 1 लीटर में कितनी बोतल भरेंगी? 4 बोतलें भरेंगी। तो यहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं कि 22 लीटर है ना, 22 लीटर में आपको कितनी बोतलें होंगी? तो 22 गुना 4 बोतलें हो जाएंगी और 250 ml में 1 बोतल हो जाएगा। इसको आप जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वही बोतलों की संख्या हो जाएगी। तो 22 चौके 88, 88 1 89, अर्थात टोटल बोतलों की संख्या कितनी हो जाएगी? 89 हो जाएगी। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ पर फलों का जो है मूल्य दिया हुआ है और कह रहा है कि रेशमा ने 4.5 किलो खरबूजा खरीदा। 4.5 किलो अर्थात 9/2 kg का खरीदा और उसका रेट है, रेट कितना है खरबूजे का? आपको 18 रुपए 50 पैसे है। 18 रुपए 50 पैसे है। तो 50 पैसे अर्थात यहाँ पर हमने बटा 185 बटा के 10 हमने कर दिया। ठीक है, प्लस आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि 1 किलो 200 ग्राम चेरी, 1 किलो 200 ग्राम यहाँ पर क्या कर रही है? चेरी खरीद रही है। तो 1 किलो 200 ग्राम का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर 1 किलो 200 ग्राम का अर्थ क्या हुआ? यहाँ पर 1 किलो 200 ग्राम अर्थात 1/5 हुआ। ठीक है ना,
यहाँ पर 1 किलो 200 ग्राम का अर्थ क्या हुआ, 1/5 हुआ। अब इसको हम लोग चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या 5 6/5 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग डायरेक्ट लिखें तो यहाँ पर 6/5 हम लोग लिख सकते हैं, इसे 6/5। अब देखिए वो किस रेट का है, जो ये है चेरी, वो किस रेट का है, तो चेरी आपको 72 रुपए के रेट से है। तो 72 से क्या करेंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। 6/5 में आपको 72 से गुणा करा दिया जाएगा। आगे कह रहा है वहीं पर कि 250 ग्राम अंगूर, जो 250 ग्राम अंगूर कहने का अर्थ क्या हुआ, 250 ग्राम का अर्थ 1/4 हुआ। ठीक है, और यहाँ पर अंगूर की बात कर रहा है तो अंगूर कितना है आपको 120 रुपए 60 पैसे। ये क्या है आपको 120 रुपए 60 पैसे है। ठीक है, 120 रुपए 60 पैसे है, अर्थात 6 यहाँ पर बटा में क्या रख लेंगे हम लोग 10 रख देंगे, जहां पर जो पॉइंट है पॉइंट को हटा करके हम लोग यहाँ पर 10 रख देंगे। प्लस आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि 1/3/4 किलोग्राम, तो ये क्या है 4 3 7/4, ये क्या हो जाएगा 7/4 हो जाएगा। ठीक है, और इतना किलोग्राम सेब, सेब कैसे है ध्यान दीजिए, यहाँ पर 78 रुपए 40 पैसे, 78 रुपए 40 पैसे, अर्थात बटा में हम लोग क्या करेंगे 10 करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, आसानी से कैलकुलेशन हो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं, आप गुणा भाग कर रहे हैं, बहुत टाइम लगा दीजिएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 10 है तो 20 हो गया, यहाँ पर आपका 5 है, ये 72 है। तो यहाँ पर हम क्या करें कि यहाँ नीचे जो है ना, यहाँ देखिए 40 हो गया, यहाँ पर भी 40 हो गया, तो सबका बेस आपको 40 हो जाए। तो यदि हम यहाँ ऊपर नीचे दोनों 8 से गुणा और भाग करा देते हैं तो 8 5 40 हो जाएगा और उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से यहाँ पर क्या है देखिए 2 20 है, तो यदि हम ऊपर नीचे 2 से क्या करा दें गुणा और भाग करा देना तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन आपको नहीं होगा। और यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 40 है, तो यहाँ पर 1/40 सब में से क्या कर लीजिएगा कॉमन ले लीजिएगा, तो आसानी हो जाएगी आपको कैलकुलेशन करने में। 1/40 यहाँ पर कॉमन लीजिएगा तो नीचे का तो सभी का समाप्त हो जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला आपको बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 9 गुना 2 से इसमें गुणा करा दीजिए, तो 5 गुना क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, 8 गुना के 16 1 17 हो जाएगा, और 2 का 2 1 3 370 हो गया। ठीक है, प्लस उसी तरह से इसका भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, नीचे का तो पूरा खत्म हो जाएगा, ये आपका इससे गुणा कीजिएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 से गुणा कीजिएगा, यहाँ मैं बल्कि गुणा करके देख कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 72 में 8 से आप गुणा कीजिएगा तो 8 गुना के 16 हो जाएगा, और 8 7 56 57 हो जाएगा, और पुनः उसमें 6 से गुणा कर दीजिएगा, तो फिर पुनः 6 से गुणा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 के 36 6 7 42 42 3 45, और यहाँ पर 6 5 30 30 4 34, तो ये आपका 34 56 यहाँ पर हो गया डायरेक्ट, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखते रहे 34 56 34 आपका 56 हो गया। अब आगे वाला आप कार्यक्रम कर सकते हैं, यहाँ पर भी, यहाँ पर 1206 हो ही गया, ये हो गया आपका 1206, और ये हो जाएगा आपको 784 में 7 से गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर 784 में क्या करना पड़ेगा 7 से गुणा करना पड़ेगा, 7 चौके 28 के लिए 8 कर दीजिएगा, और 8 7 56 56 और 2 58 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 7 49 49 और 5 आपका हो जाएगा 54। ठीक है, ये आपको संख्याएं हो गई। अब इनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं, जोड़ करके इससे 40 से भाग दीजिएगा और आपका जो आंसर हो जाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। यदि नहीं कर पा रहे हो तो चलिए मैं ही कर दे रहा हूँ। यहाँ देखिए 8 8 6 8 6 14 14 6 20 20, और यहाँ पर एक गुणा करना बाकी रह गया, इसको भी हमको उसी समय गुणा करना चाहिए था। यहाँ देखिए ध्यान से, ये 9 7 63 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 3 27 27 और 6 आपको हो जाएगा यहाँ पर 33। ठीक है, यहाँ पर ये संख्या हो गई। पुनः चलिए जोड़िए 8 8 6 14 14 6 20 20 और 0 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए 2 8 2 10 हो जाएगा, 10 10 10 10 10 5 15 15, और यहाँ पर आपको 3 18 18 के लिए आपको 8 हो जाएगा, बचा 1 4 1 5 5 2 7 7 और 4 11 11 11 और 3 14 के लिए 4 बचा आपका 1, और 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 10 3 आपको यहाँ पर हो गया 13। ठीक है, और ये आपको 1/40 है, ये 1/40 से गुणा के रूप में। अब 1 शून्य से 1 शून्य इसका कैंसिल हो गया, 4 से इसे आप आसानी से कटा सकते हैं। ध्यान दीजिए टोटल को 4 से आप कटा सकते हैं, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, बचा 1 4 तिहाई पुनः 12 हो जाएगा। अब वहां पर आपको ये हो जाएगा 14, तो 7 चौके 28 337,
337 कौन सा ऑप्शन है। यहाँ पर आगे कुछ और भी कह रहा है, हाँ आगे और भी यहाँ पर कह रहा है कि उसने दुकानदार को 500 रुपए का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिले। यहाँ पर कह रहा है कि उसने दुकानदार को क्या किया, 500 का नोट दिया तो उसे कितने वापस मिले। उसने सामान खरीदा 337 रुपए का, 500 का नोट दिया तो कितने वापस मिलेंगे। तो आपको वापस आसानी से आप 500 में से घटा सकते हैं, घटाएंगे तो आपका 63 आएगा, 163। ऑप्शन नंबर 4 यही इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप कीजिएगा तो कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, नहीं तो आपको पॉइंट में गुणा करने में आप थक जाइएगा। तो आशा है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि साबुन की एक टिकिया का आकार आपका 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कह रहा है कि दो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप आपका 56 सेंटीमीटर, 0.4 मीटर और 0.25 मीटर है। साबुन की इन टिकियों में अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। यहाँ पर देखिए उस डिब्बा का दिया हुआ है कि यहाँ पर इस साइज का डब्बा है, और यहाँ पर कह रहा है कि जो है साबुन का साइज है, तो यहाँ पर कह रहा है कि उस डिब्बे में कितने साइज के मतलब कितने संख्या में आएंगे साबुन, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो जो यहाँ पर जो डिब्बा का है साइज ना, उसमें यदि हम एक साबुन के साइज से भाग दे तो वहां आपको पता चल जाएगा कि कितने साबुन उसमें आएंगे। तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हैं। ये है आपका 56 सेंटीमीटर, क्या है आपका 56 सेंटीमीटर है, गुना 0.4 मीटर। 0.4 मीटर इसमें 100 से गुणा कीजिएगा तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 0.4 में आप 100 से गुणा कीजिएगा तो 40 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 0.4 है, इसमें यदि आप 100 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपको 40 आएगा ना। एक शून्य से इधर चल जाएगा और एक और जीरो यहाँ पर बैठ जाएगा। आगे कह रहा है यहाँ पर 2.5 मीटर अर्थात ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर 0.25 में 100 से गुणा कीजिएगा तो 2 शून्य से तो 2 दशमलव इधर सिर्फ खिसक पाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका 25। अब 25 हो गया, इसी में आपको भाग देना है एक टिकिया के जो है उससे आपको भाग देना है यहाँ पर। तो यहाँ आप भाग दीजिएगा 7 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर, अर्थात 25 से दशमलव में है तो इसका दशमलव हटाने के ऊपर क्या करना पड़ेगा, 10 से आपको गुणा कर देना पड़ेगा। बस किसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 5 40, ठीक है ना, 8 5 40 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा, 8 बार में कैंसिल हो गया, बस इसे गुणा करा दीजिएगा तो 8 टीम कितना हो जाएगा 64 और एक जीरो यहाँ बचा है, अर्थात 640 साबुन क्या होंगे उस आपको डिब्बे में पैक हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुना है। यहाँ पर कह रहा है जो आयत का लंबाई है ना उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। तो यदि यहाँ पर लंबाई आपका नहीं बल्कि चौड़ाई 100 होगा तो लंबाई आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x होगा, क्योंकि जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, ठीक है ना। आयत का जो है लंबाई, आयत का जो लंबाई है वो आपको x है, तो यहाँ पर चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपको यहाँ पर 3x हो गया, ठीक है। आगे प्रश्न में देखिए ध्यान से, कह रहा है कि इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है। जो इसकी चौड़ाई है ना वर्ग की भुजा का आधा है, जो चौड़ाई है तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी आपको यहाँ पर 2x हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि जिसका परिमाप 72 है, इस वर्ग का परिमाप क्या है 72 है। तो वर्ग का परिमाप आप जानते हैं ना कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप आपको क्या होता है, आप तो जानते होंगे कि वो 4 गुना भुजा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है कि वो 72 है, 4 गुना भुजा है। तब भुजा कितनी है, भुजा आपको यहाँ पर 2x है ना वर्ग का, तो 2x हो गया। यहाँ से आप x का वैल्यू कैलकुलेट आप आसानी से कर सकते हैं, ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 8 हो जाएगा तो 9 8 क्या हो जाएगा 72, 9 हो जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आपको आ गई 9 आ गई। अब जब आपको x की वैल्यू 9 आ गई तो यहाँ आयत की बात कीजिए। आयत का परिमाप के बारे में यदि हम लोग बात करें कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यहाँ पर x का वैल्यू 9 है तो यहाँ पर जो चौड़ाई है वो 9 हो गई और लंबाई 27 हो गई, अर्थात 27 प्लस 9 हो गया। ये 27 प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, अर्थात 2 इंटू 36 अर्थात क्या हो गया 72 हो गया। अब चलिए आगे प्रश्न को पढ़िए कि प्रश्न कह क्या रहा है। आयत और वर्ग दोनों के परिमाप बराबर हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न में दिया ही है कि जो वर्ग का परिमाप है वो 72 है और आयत का हमने परिमाप निकाला था वो भी 72 है। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही है। आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप से कम है, आयत का परिमाप
क्या कम है? नहीं, बराबर है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। वर्ग और आयत दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, बराबर नहीं होगा। अगर आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से अधिक है, ये भी आपका नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा है कि ये भी बात आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर चूज करना है। सही इसमें सब होगा और सही नहीं सिर्फ एक होगा, उसी का चूज करना है। यहाँ कह रहा है कि 2005 ग्राम आपको 2,005 किलोग्राम के बराबर है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, 2005 क्या है, ग्राम में है, इसे किलोग्राम में बदलना है तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग कीजिएगा तो यही आएगा। ये आपको सही ऑप्शन है, यहाँ मतलब सही है, लेकिन यहाँ पर सही नहीं है, वो चूज करना है। तो ये क्या है, आपको इसके लिए सही है, जो बात कह रहा है वो सही बात है, लेकिन ऑप्शन गलत है। आगे चलिए, आगे कह रहा है किसी घनाभ का आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, यहाँ पर बराबर है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा आपको इतनी है। ये बात तो सही है, लेकिन जो ऑप्शन हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये भी बात क्या है, आपको सही है, जो इसका आयतन होगा वही उसके आयतन के बराबर ही होगा, लेकिन ये बात आपको गलत है। जो इसके अनुसार जो कह रहा है कि सही नहीं चुनना है ना, सही नहीं चुनना, इसलिए सही है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर है कि 10 का शतांश 0.1 है, जो शतांश है 100वां अंश है, वो आपका 0.1 है। तो 10 का यदि हम 100वां अंश के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, इसे भाग दीजिएगा तो 0.1 ही ना प्राप्त होगा। तो ये भी बात क्या है, आपको सही है, लेकिन ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे कह रहा है कि 55 लीटर प्लस 55 मिलीलीटर बराबर इतना होता है। ध्यान दीजिए ये 55 लीटर है ना, और यहाँ पर एक 55 मिलीलीटर है। तो मिलीलीटर को यदि हम लोग लीटर से में बदलेंगे ना, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 55 प्लस 0.055 अर्थात क्या हो जाएगा, 55.055 होगा ना आपको लीटर में। आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, जो कि गलत दिया हुआ है, और यही इसका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैटर गलत है, लेकिन जो आंसर है यही सही होगा। तो आशा है कि ये सभी आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको पढ़ाई अच्छी लग रही हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट 2 पेपर 2 के वीडियो में हम लोग मिलते हैं 10वें पार्ट में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।